अगर आपको कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि किसी भी फील्ड में आपको जाना है लेकिन उसके रिलेटेड आपको डाउट्स आ रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लोग आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो है उन लोगों को सुनना। प्लग इन पॉजिटिविटी एकमात्र उपाय इन सभी चीज़ों से निकलने का और आगे बढ़ने का, जो मैंने अपनी लाइफ में और बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ में एक्सपीरियंस किया जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं अपनी फील्ड में। प्लग इन पॉजिटिविटी, सिर्फ ऐसे लोगों को सुनो जो कुछ क्रिएट करने के बारे में बात करते हैं, किसी को बुराइयां नहीं करते हैं, किसी और की चुगली नहीं करते हैं, नई आइडियाज को डिस्कस करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, कुछ बनाने के बारे में बात करते हैं। व्लॉग्स देखना छोड़ो, कॉमेडी वीडियोस देखना छोड़ो, पॉडकास्ट सुनो, इंटरव्यूज देखो, शोज जाओ, अटेंड करो, ट्रैवल करो अच्छी अच्छी जगहों पे जहां पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा हो, कुछ अच्छा काम हो रहा हो। और प्लग इन पॉजिटिविटी ये एक मात्र उपाय है। जब आप इस तरीके से अपना माइंडसेट रेडी कर लोगे, सही तरीके की चीज़ें सुनोगे और सही तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे, ऑफलाइन वर्ल्ड में और ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ ही महीनों में आप डिफरेंस देखोगे एंड यू विल फील दैट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अगर आप में से कई सारे लोगों ने अगर ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के आज के पॉडकास्ट में। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, आप में से जिनको नहीं पता, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है रियांश रावल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी अपडेट्स इस चैनल पे और मेरे सारे सोशल मीडिया पे आते रहती है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, इस चैनल पे बेल आइकन दबा दें और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये जो भी डिटेल्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो जो आते रहेंगी। एंड प्लस जो भी मैंने फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की बात की जो कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के लिए स्पेशली बनाया गया है, वहाँ पर भी आप कनेक्टेड रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज जो हमारा इंटरव्यू है अनुपम मंडल जी के साथ। अनुपम मंडल ऐसे मेरे बड़े भाई के समान है, उनके काफ़ी टाइम से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं अनुपम भैया कह के पुकारता हूँ उनको, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के समान है। एंड अनुपम जी इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन का भी पार्ट है, एज ए जज वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे इस कॉम्पिटिशन के दौरान। एंड उनसे आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और कैसे आर्ट के शोज, एग्जीबिशन ने उनकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट किया, कई सारे सिचुएशन में उन्होंने कैसे डील किया, सारी डीपली उनकी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें बहुत हद तक इंपैक्ट करती है हमारी लाइफ को, अगर हम प्रोफेशनली आर्टिस्ट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। अनुपम मंडल इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। उनका फोटे क्लासिकल ट्रेनिंग्स, ओल्ड मास्टर की वर्क्स को स्टडी करना, जितने भी ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंटिंग रहा है जो हमारे ओल्ड मास्टर के टाइम से चला आ रहा है, उसमें उनका एक्सपर्टीज़ है और उन्हीं के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टडी करते आ रहे हैं। जितने भी हमारे ओल्ड मास्टर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़, उनकी जो बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ रहा है। उनका सोलो एग्जीबिशन उन्होंने पहला अपना किया था मंडला बुक फेयर में। अंकन रत्न अवार्ड से भी ये सम्मानित करे जा चुके हैं संगीत परिषद द्वारा। नेशनल लेवल पे बहुत सारे आर्ट शोज, एग्जीबिशंस, ग्रुप्स का वो पार्ट रहे हैं और उनकी ये एक्सपीरियंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन ये जो कॉम्पिटिशन करवाने की हमारी यहाँ पे कोशिश है, उसका एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि लोगों को कनेक्ट कर सकें, एस्पायरिंग आर्टिस्टों को कॉम्पिटिशंस, एग्जीबिशंस, इन सब का महत्व समझा सकें, ऑनलाइन आर्टिस्टों को जोड़ सकें, उनको समझा सकें कि किस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, जो छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं अपनी एक फील्ड में, जिस फील्ड में हम ग्रो करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट देती है। और अनुपम भैया से आज हम जानेंगे, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। उनकी ये जो एक्सपीरियंस रहा है, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस उनका रहा है, इतना डीप डाउन एक्सपीरियंस उनका रहा है आर्ट की फील्ड में, उनसे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी लाइफ में भी ये शोज, ये एग्जीबिशंस, ये कॉम्पिटिशन ने उनको किस हद तक मदद किया है इस फील्ड में इतना आगे बढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस सेशन को शेयर जरूर करना। आपकी छोटा शेयर, हर एक लाइक, हर एक कमेंट मैटर करता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोशिश मुझे लगता है आप सब कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लाइक, कमेंट से ये बातें स्प्रेड होती है और आर्ट की अवेयरनेस फैलती है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है उतना ज़्यादा ये फील्ड इसके बारे में लोग जान पाते हैं और ये चीज़ ग्रो हो पाती है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट, 5 से 10 सेकंड का आप समय निकाल के इसको शेयर ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस सेशन में आने के लिए और इस कंपटीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए। आज का जो सेशन होगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे इस कंपटीशन में, या जितने भी स्टूडेंट्स नॉर्मली भी जितने भी आर्ट की फील्ड में जो हैं जा रहे हैं, उनके कुछ सवाल हमेशा रहते हैं कि इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ें और कैसे ग्रो करें। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपसे मैं ये इंटरेक्शन रखूं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऑब्वियसली रहेगा हर किसी के लिए। तो कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सिंपल से सवाल हैं और वो सवाल ऐसे हैं जो लोगों के, जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं,
उनके माइंड को काफी ज्यादा क्लियर करेगा कंपटीशन को लेके। तो सबसे पहला जो सवाल फर्स्ट अभी ऑफ ऑल राहुल, थैंक यू सो मच फॉर तुमने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे ये मौका दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माय ऑनर भी है, एंड सभी के लिए ऑनर की बात है, क्योंकि आप जिस फील्ड से आप जितना डीप आप लर्निंग रखते हो, मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ आपके काम को देख के, आपका थॉट प्रोसेस को देख के इस फील्ड के प्रति। सो इट्स माय ऑनर। तो सबसे पहला जो सवाल है भैया, एक फीस को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आया। मतलब मैंने एक बीच में पोल रखा था, तो बहुत ज़्यादा एक डाउट आता है फीस वगैरह को लेके। और इंडिया में खासकर जितना मैंने नोटिस किया है कि नॉर्मली हर जगह पे लोग फीस वगैरह को उतना ज़्यादा अलग सा नहीं मानते, नॉर्मल मानते हैं। जैसे पढ़ाई की बात होती है कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ पे फीस को लोग नॉर्मल मानते हैं। बट जब कुछ नया करने की बारी आती है, जैसे आर्ट हो गया, आर्ट में पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जितना भी अलग फील्ड की बात हम करते हैं, तब फीस को लेके कई सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं। जबकि ये भी ज़रूरी है कि उस जगह पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिस जगह पे आपको ग्रो करना है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंपटीशन में लेना चाहते हो और आपको लगा हो कि यार इसकी फीस ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा लगा हो शुरू में, लेकिन उसमें पार्ट लेने के बाद आपको बाद में ऐसा लगा हो कि अच्छा हुआ मैंने इसमें पार्ट लिया था, फीस की वजह से मैं रुका नहीं, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? हाँ राहुल, ऐसे तो मैं इसे कंपटीशन नहीं बता सकता, लेकिन वो एग्जीबिशन हुआ था, एक एग्जीबिशन और वर्कशॉप हुआ था। तो उसमें मैं फीस के नाम से बहुत घबरा गया कि इतने ज्यादा क्यों है। तो लेकिन उसके बाद मैं वर्कशॉप में अटेंड किया और मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं खुद को जांच सकूं बहुत अच्छी तरह से। ये तो गेन ही हुआ ना, तो मुझे ऐसा एक बार हुआ। तो आप मान लीजिए अभी ये हमारा इस इंटरव्यू को जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनके लिए आप ये अपना इस एक्सपीरियंस से आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि शुरू में आपको लगा कि ये चीज़ की वजह से मैं रुक जाऊं, लेकिन फिर भी आपने किया, तब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए था। तो ये आप कुछ मैसेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फीस की वजह से रुक जाते हैं, उनको कुछ आप बोलना चाहोगे? देखो राहुल, आजकल के जो लड़के हैं, तो उसमें मैं एक स्मार्टफोन अगर खरीदता हूँ तो उसमें मुझे बजट की कोई एक पाबंदी होती है। मैं 25,000 में एक मोबाइल फोन का सेट खरीदूं या कोई गारमेंट्स खरीदूं। अगर कंपटीशन के बात करें तो मैं तो वहाँ अपना रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कंपटीशन या कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आए तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके और मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चा इन्वेस्टमेंट हुआ। डेफिनेटली एक और जैसे भी एक लाइन होती है कि कहते हैं कि सक्सेस जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, मतलब इसका जो प्रोसेस है बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ऐसा बोला जाता है कि कभी भी आप कंफर्टेबल फील करते हुए आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जितनी भी ये लर्निंग होती है, जितना भी हम लोग कुछ सीखते हैं, कंपटीशन होता है, हर किसी में हम लोग अनकंफर्टेबल फील होते हैं। मतलब सीखो तो भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ नया करना है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इस चीज में आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपने कुछ सीखते हुए आपको फील होता होगा कि यार इसको करूं नहीं करूं, किसी जगह में जाते हुए अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, किसी शो में जाते समय, जैसे पहला एग्जीबिशन आप गए होंगे तो आपको काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, पहली बार किसी कंपटीशन में लिया होगा तब अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं बात है। हाँ, तो जितने भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम, उनका मतलब कभी उन्होंने इस तरीके का इवेंट कहीं अटेंड नहीं किया, या फिर ऑनलाइन एग्जीबिशन या फिर ऑनलाइन कंपटीशन या ऑनलाइन टीचिंग्स, कुछ इस तरह की चीजें करी नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में कि अनकंफर्टेबल होने के बाद उस चीज को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से? देखो राहुल, कंपटीशन ये जो एक वर्ड है, तो इसमें हमारे दिमाग में जो वर्ड फर्स्ट स्ट्राइक करता है, इसका जो मीनिंग है वो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक करता है वो है डर। ये अनकंफर्टेबलनेस डर की वजह से ही आता है, क्योंकि हम ये पहले सोच लेते हैं कि मैं उसका लायक नहीं हूँ,
मैं ये कर नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। अगर हम ये सोच के चले कि मैं वहाँ अटेंड कर रहा हूँ या कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ, तो उसमें मेरा खुद का बेस्ट देना है, ये एक अपॉर्चुनिटी है राहुल। इस माइंडसेट के हिसाब से अगर हम प्रोसीड करें तो मुझे लगता है एक पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। डेफिनेटली। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया? थोड़ा सा मतलब आपका एक्सपीरियंस की आप जैसे जब छोटे थे तो आपने पहले भी आपसे मेरी बहुत बार बात हुई तो आपने बताया भी कि कैसे आप मास्टरों के बुक्स भी आप पढ़ा करते थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते थे, आपको इंटरेस्ट आता था। तो आपकी उस जर्नी में ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर कहीं गए तो आर्ट के बारे में कुछ देखा तो उससे इंटरेस्ट आया, तो वो तभी होता है जब हम लोग कुछ स्टेप लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता आर्ट के बारे में, लेकिन वो जब पहली बार निकलता है और किसी शो में चले जाता है, पहली बार देखता है आर्ट में भी कुछ होता है, फोन में भी चला रहा है तो फोन में देखता है कि आर्ट में ये चीज हो रही है, तब उसको एक इंटरेस्ट और जागता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों में? कंपटीशन हो गया या फिर कहीं पहली बार गए हो या पहली बार कुछ चीजें सीखी हो आर्ट के ऊपर? और बचपन की अगर बात करें तो मैं बचपन में बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया हूँ। वहाँ मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, ये सोच के नहीं कि मुझे ये जीतना है। भले ही मुझे एक जीतने का हर कोई चाहेगा कि मैं फर्स्ट आऊं या सेकंड आऊं, रैंक करूं, तो मैं हर कंपटीशन में भाग लेता था। तो वहाँ क्या होता था, कंपटीशन में एक पार्टिसिपेंट्स के एक लिस्ट होते थे, तो उसमें मेरे जो सीनियर है तो वो मेरे नाम लिस्ट में देखकर वो भड़क जाते थे। वो सोचते थे कि यार ये आएगा तो हमारा काम चौपट हो जाएगा। तो लेकिन वो सारे बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक मुझे इंसिडेंट याद आ गया कि एक कंपटीशन में मैं भाग लिया था। तो उसमें जब कंपटीशन खत्म होने के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उन सभी का आर्ट वर्क्स डिस्प्ले होता था। तो उस डिस्प्ले में मैं फर्स्ट आया, लेकिन मैं देखा कि जो बंदा सेकंड आया तो उसका आर्ट वर्क्स मुझसे ज्यादा अच्छे थे। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैं खुद से ही बोलने लगा, यार ये तो फर्स्ट आना चाहिए, मैं फर्स्ट नहीं हूँ यार, ये सेकंड हुआ लेकिन ये इसको फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा। तो मैं जजेस को जाकर पूछा कि आप किस हिसाब से मुझे फर्स्ट किया और सेकंड उसको क्यों सेकंड नॉमिनेट किया? तो वो लोग कहे कि मैं ऑयल पेस्टल से एक लैंडस्केप बनाया था, तो वो जजेस ने मुझे बोला कि तुम्हारा ये जो काम है वो कलरफुल है, और वो जो बंदा काम किया है उसका ड्राइंग है, उसका ड्राइंग गजब का था राहुल। उस उम्र में मैंने देखा कि हर स्ट्रोक में एक बात है। तो लेकिन वो कलर में वो आर्ट वर्क नहीं किया था। तो हाँ, तो मैंने पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ये कलर नहीं किया तो इसलिए ये सेकंड है। तो आज तक मेरे दिमाग में वो बात स्ट्राइक करता है कि वो फर्स्ट था, मैं सेकंड था। ओके। तो ये तो आपका एक ऑनेस्ट वाला पार्ट हुआ भैया कि बहुत कम लोगों में ये ऑनेस्टी पाई जाती है। जैसे आपने ये चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व की वहां पे। और लेकिन ये भी है कि एज ए जज उन्होंने ये चीज भी सोची होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग तो बेस है, वो तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपने भी आप भी ड्राइंग के ऊपर इतना फोर्स करते हो, अपने हर जगह पे आप मास्टरों को पढ़ते हो। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, इसलिए मैं सोच सकता हूँ। बचपन में जब मैं भी इस तरह के कॉम्पिटिशन में लेता था तो टीचर लोग कलर को ज़्यादा थोड़ा सा देखते भी थे, क्योंकि एक माइंड में बैठा होता है कि ड्राइंग तो किया, कलर भी किया, तो मतलब कलर एक और डिफिकल्ट पार्ट है, तो ड्राइंग भी किया, कलर भी किया, तो शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा जानता है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी उस तरीके से कुछ टीचर्स देते भी हैं। तो ये चीज़ होते रहती है कंपटीशन में। लेकिन ये बहुत ऑनेस्ट आपने अपना पॉइंट रखा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक चीज और एक बात राहुल, मुझे याद आ गया कि कंपटीशन जब चलता था 2 घंटे का टाइम रहता था, तो मैं 1.5 घंटे में खत्म कर देता था। तो उसके बाद जो बाकी के आधा घंटे रहते थे, तो उस टाइम में मैं दूसरों का काम देखता था, घूम के इधर उधर देखता था। तो उससे क्या होता है ना, मुझे बहुत दूसरों से एक लर्निंग मिलता है जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आएगा।
100%, 100। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जल्दी खत्म कर दिया तो दूसरों का देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। किसी का सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी का लगता है कि यार मेरे को ऐसा बनाना चाहिए था, थोड़ा आइडिया भी मिलता है किसी और से। तो ये डेफिनेटली, मतलब कि कंपटीशन में हम लोग अपना गलती से सीखते हैं, प्लस बाकी लोगों का वर्क देख के भी काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। एक चीज़ भैया मैंने देखी है, आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई सारे लोग जैसे पूछते हैं कि हम प्रोफेशनल, हाउ वी कैन बिकम ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, या फिर हाउ टू बिकम ए पॉपुलर आर्टिस्ट, या फिर हाउ टू मेक मनी एज एन आर्टिस्ट। इस तरीके का सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं। बट एक चीज होती है कि वो अभी जो करना है, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो चलो एक एंड, एक फाइनल गोल हो गया, या फिर मेकिंग मनी एज एन आर्टिस्ट एक फाइनल गोल हो गया। लेकिन उस जर्नी में जो प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, तो डेली हम लोग को कुछ करना है। कभी इधर कुछ काम करना पड़ जाएगा, कभी कहीं और जाना पड़ जाएगा, कभी कुछ सीखना पड़ेगा। तो हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। तो मैक्सिमम सवाल आता है फाइनल वाला, जो प्रोसेस का सवाल है वो बहुत कम आता है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जितना बोलते हैं कि हम लोग को ऐसे पॉपुलर बनना है, हमको बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट बनना है, लेकिन अगर हम लोग ये छोटे छोटे स्टेप मिस कर देंगे कि आज मान लो एक कहीं पे पास में कहीं शो चल रहा है आर्ट का, और मुझे लगता है मैं कुछ सीख सकता हूँ उसमें, मैं वो छोड़ दूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं फ्यूचर में कुछ बड़ा बन जाऊंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स हो गया या फिर कुछ सीखने का हो गया, जो डेली लाइफ के स्ट्रगल हो गए, तो वो छोटे छोटे पार्ट कितने मैटर करते हैं, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आपने मान लीजिए सोचा हो कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, बचपन में कॉलेज टाइम में आपने सोचा होगा कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, फ्यूचर में मेरा आर्ट वर्क इतना अच्छा होगा, मैं इसमें और अच्छा करूंगा। लेकिन वो जर्नी जो थी, जो डेली का स्ट्रगल था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, और आप उसमें क्या मैसेज देना चाहते हो इन सभी को जो इस तरीके का सवाल जिनका होता है? अगर तुम फ्यूचर के लिए बहुत एक ड्रीम लेकर प्रोसीड करते हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। मान लो जब एक स्पोर्ट्समैन या फिर रनर जब स्प्रिंट वो स्टार्ट करता है, तो उस टाइम में उसको फोकस रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस टाइम में अगर वो रनिंग करते वक्त वो देख लिया कि आसपास में उसका जो पार्टिसिपेंट्स है और भी कॉम्पिटिटर्स है, वो किससे आगे है, कौन किससे पीछे है, ये अगर उन्होंने नोटिस कर लिया तो उसका फोकस नीचे गिर जाता है। तो फोकस रहना बहुत जरूरी है राहुल, पहला बात। दूसरा बात है राहुल के हमारे दिमाग में ये एक चीज मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में ये एक चीज बैठा हुआ है कि कंपटीशन का मतलब है हमें जीतना चाहिए। लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद का एक वर्ड मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर तुम जीत गए तो तुम गेन करोगे, तो तुम लीडर बनोगे। लेकिन अगर तुम हार भी गए तो भी तुम गेन करोगे, तो तुम एक गाइडर बनोगे। तो हार या जीत में फर्क थोड़ा कम ज्यादा है, टोटल माइंडसेट का ये मैटर है राहुल। और मैं अगर तुम बात करो तो मेरी तरफ से क्या मैसेज होगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो मैं एक हमारे भारतीय शास्त्रों में ये लिखा हुआ एक श्लोक है, मैं दोहराना चाहूंगा। बिल्कुल। काक चेष्टा बको ध्यानम शान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी षष्ठ लक्षणम। तो इसका मतलब क्या है? काक चेष्टा मतलब तुम्हें कौवे के जैसा हर वक्त कोशिश करना चाहिए। तो एफर्ट में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें हर वक्त कोशिश करना चाहिए। दूसरा है बको ध्यानम, इसका मतलब है बगुले के जैसा तुम्हें ध्यान लगा कर रखना है, यानी कि फोकस रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है राहुल। तीसरा है कुत्तों के जैसा अलर्ट होकर सुना है। अगर तुम कहीं भी खोए हुए हो तो उसमें क्या होगा कि तुम फोकस से 2 या 3 कदम पीछे चले जाओगे। तो ये एक बात है। और 4 या 5 4 नंबर
का जो मैं बात करना चाहूंगा वो है अपने काम से काम रहना, अपने काम से काम रखना। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दूसरों के मामले में, दूसरों के मैटर में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा काम से काम नहीं बन पाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सा चीज है। नंबर 5 का अगर बात करूं तो वो है गृह त्यागी बनकर रहना। गृह त्यागी मतलब ये नहीं है कि घर का कोई काम नहीं करना। घर का जितने भी, तुमने तो वीडियो में ये कहा था कि जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम जितना लीव कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। और नंबर 5 जो है वो है अल्पाहारी होना। हर वक्त खाना खाना है, सोना है, तो इसमें तुम्हारा जो फिजिकल जो स्टैमिना है उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली, वेरी ट्रू भैया। बहुत अच्छा लाइन था ये। सबको बहुत अच्छा लगेगा, इंस्पायर भी करेगा। और ये वाली चीज़ बहुत आपने अच्छी भी बोली और बहुत ट्रू है कि जैसे ये जो क्वेश्चन था उससे बहुत काफ़ी मैच भी हो रहा है कि वो जो एंड का जो चीज़ होता है, एंड में जो हमको करना है वो तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। कि अब हमें क्या पता कि फ्यूचर में हम क्या बनेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, हमें कुछ नहीं पता। वो हमारे पास एक ख्वाहिश है कि हम पहुँच जाएं, ख्वाहिश है कि हम कर लें, वो तो कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में जो है अभी है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज जो हमारा स्ट्रगल है, हम उसमें अच्छा बेस्ट दें। आज जो हमारा, जैसे आपने बोला कि अलर्ट रहना है, एक कुत्ते की तरह अलर्ट। जो कुत्ता तुरंत कुछ एक्शन होता है, तुरंत वो होश में आ जाता है कि नहीं क्या हो रहा है मेरे आसपास। तो एक अलर्टनेस जो है कि हमेशा अलर्ट रहना है, अभी जो काम चल रहा है उसमें एक्टिव रहना है कि अभी वाला अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है भैया, जैसे ये सेशन तो इतना ही था, छोटा सा था। एक एंडिंग में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसा बोला जाता है कि जो सच्चा कलाकार होता है वो हमेशा इंस्पायर करता है, वो लोगों को और जागरूक करता है, कि किसी चीज़ के प्रति जागरूक करता है, इस चीज़ के प्रति और इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं हमेशा से ये मानते आया हूँ कि आपका जो भी आर्टवर्क है, आप जितना भी मास्टरों को फॉलो करते आए हो, वो भी एक इंस्पिरेशन की तरह है। आपके सारे काम, आपके जितने भी थॉट्स हैं मैं देखता हूँ, वो सारे इंस्पिरेशनल है। एंड इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑनर फील करता हूँ कि आप इस कंपटीशन में जज भी हैं। तो ये मेरे लिए और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ऑनर की बात है। तो जितने भी ये भी बहुत ऑनर की बात है कि सभी पार्टिसिपेंट्स का जो काम है मैं देखना चाहूंगा, और सभी का जुड़ के जो मिलजुल के रहने का जो एक बात है, तो वो मेरे लिए काफी बहुत बड़ी बात है। तो आप इस कंपटीशन में जज भी हैं और इस कंपटीशन में भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं। तो सारे काम आप देखेंगे, उनको एनालाइज भी करेंगे, आपका जो एक्सपर्टीज़ है उसके थ्रू आप एनालाइज करेंगे। तो ये तो खैर प्रोसेस चलेगा और बहुत खूबसूरत एक प्रोसेस चलने वाला इस कंपटीशन में। तो आप सारे पार्टिसिपेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहें, एक फाइनल मैसेज, तो आप क्या देना चाहेंगे जो भी इस कंपटीशन में जुड़ रहे हैं? फाइनल जो मैसेज मैं वही देना चाहूंगा कि ये जो टाइम है, इस टाइम अगर तुम्हारे लाइफ से अगर छूट जाए, ये गोल्डन टाइम है। अगर तुम इस टाइम को कंपटीशन के लिए और कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए इस टाइम को खो दोगे तो वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे उस टाइम में तुम्हें अफसोस होगा बहुत कि उस टाइम में अगर मैं कर लेता, अगर ये चीज मैं कर लेता, अगर मैं कंपटीशन में, उस कंपटीशन में भाग ले लेता, मैं ड्रीम के बहुत करीब आ जाता। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, थैंक यू सो मच। तुम एक बहुत बड़े ड्रीम लेकर बढ़ रहे हो। तुम्हारा खुद का यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा एक खुद का एम है। तो मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का प्यार है तभी पॉसिबल है आगे बढ़ पाना। टेक केयर भैया। ओके, टेक केयर। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा अनुपम भैया के साथ। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की, उन्होंने बहुत खूबसूरत अपना एक्सपीरियंस शेयर किए
जो आई थिंक बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब मैं छोटा था तो ऑफलाइन जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं पार्ट लेता था। उस कॉम्पिटिशन्स ने मेरी लाइफ में जो भी मैं कर पा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मेरी यही कोशिश है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। एंड जितने भी आर्ट के लवर्स आज के डेट में इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको इन सब चीज़ों का पार्ट बन सकें और इस चीज़ में डीपली कनेक्ट हो सकें, आगे बढ़ सकें, सीख सकें। सो लेट्स सी आगे और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड सारी चीज़ें मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करता रहूँगा।